प्रिय मित्रों, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओडिशा शाखा ने आज का जो संवाद है बहुत ही समसामयिक विषय पर रखा है कि स्वतंत्रता के बाद तिब्बत और भारत के संबंधों की क्या स्थिति है। इस पर चर्चा करने के लिए यह संवाद रचना की गई है और खासकर जब से चीन को लेकर भारत और तिब्बत की सीमा पर संघर्ष बढ़ा है और चीन ने भी और भारत ने भी अपनी सेनाएं वहां तैनात की हैं और पूरी तरह से एक प्रकार से कहना चाहिए तैयारी की है ताकि चीन कोई दुस्साहस पुनः ना कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तिब्बत के संबंधों की चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है। उसका एक और कारण भी है, क्योंकि ये जो सीमा जिस पर हमारा चीन से विवाद चल रहा है, या इसको और ढंग से भी कहा जा सकता है, जिस सीमा रेखा को चीन विवादास्पद बता रहा है, भारत इसको विवादास्पद नहीं बता रहा। भारत ने तो वर्षा पहले ही लगभग 1950 में ही ये घोषणा कर दी थी कि तिब्बत और भारत के बीच 1914 में जो शिमला में संधि हुई थी दोनों देशों के बीच में, उसमें दोनों देशों ने आपस में निर्णय करके भारत और तिब्बत की हिमालय पर सीमा रेखा अंकित की थी और उसको मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। भारत अभी भी उसको मान्यता देता है और भारत का अभी भी वही स्टैंड है कि ये हमारी सीमा रेखा है। लेकिन ये सीमा रेखा अचानक भारत और चीन की सीमा रेखा कैसे बन गई, और विवाद भी भारत और चीन की सीमा रेखा बढ़ने के बाद ही शुरू हुआ। जब तक ये भारत और तिब्बत की सीमा थी तब तक इसको लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही ये भारत और चीन की सीमा रेखा बनी तब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। जैसे मैंने शुरू में कहा, विवाद चीन ने शुरू किया, भारत की ओर से कोई विवाद नहीं है। भारत को अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि मैकमोहन लाइन भारत की सीमा रेखा है। तो चीन की सीमा रेखा जे तब बनी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जे कर लिया। तो तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण हमारा ये पूरा हिमालय में परिप्रेक्ष्य बदल गया और चीन हमारा, जिसको कहना चाहिए, जबरदस्ती का पड़ोसी बन गया और उसने इस सीमा रेखा को चुनौती देनी शुरू कर दी। इस पूरी पृष्ठभूमि में हमें इस बात को देखना होगा कि भारत और तिब्बत के स्वतंत्रता के बाद से क्या संबंध हैं और वे संबंध आज के इस जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कितने रेलेवेंट हैं। इसमें एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले ही ऐड कर देना चाहूँगा कि चीन ने भारत तिब्बत सीमा को लेकर जो अपना दावा किया है, और उसने लद्दाख के बहुत से हिस्से पर दावा किया है कि ये हमारा है, और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्से पर उसने दावा किया है कि ये चीन का हिस्सा है। तो तिब्बत सरकार का उसके बारे में क्या कहना है? तिब्बत सरकार से मेरा अभिप्राय, एक तो तिब्बत के लोग जो तिब्बत के भीतर रहकर संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ तो चीन का आधिपत्य है और चीन की ही सरकार है। लेकिन जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है, जिसको परम पावन दलाई लामा जी का केंद्रीय प्रशासन भी कहा जाता है, उसका इस पूरे विवाद में क्या स्टैंड है? तिब्बत की निर्वासित सरकार और दलाई लामा अनेक बार घोषणा कर चुके हैं कि ये जो मैकमोहन लाइन है ये भारत और तिब्बत की मान्य सीमा रेखा है, इसमें लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज भी जो चीन के साथ हमारा चीन ने हमारे साथ जो विवाद खड़ा किया है, उस विवाद में तिब्बत की निर्वासित सरकार, जो एक प्रकार से वैधानिक सरकार कहनी चाहिए, क्योंकि तिब्बत पर जब से चीन का कब्जा हो गया तो वहाँ तो तिब्बत की सरकार समाप्त हो गई। तो तिब्बत की ये जो सरकार है, निर्वासित सरकार ही, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इस सरकार को हम तिब्बत की वैधानिक सरकार भी कह सकते हैं। और दूसरा, तिब्बत के लोगों की दृष्टि में दलाई लामा इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ तिब्बत। दलाई लामा तिब्बत की नेशनलिटी के प्रतीक भी हैं, दलाई लामा तिब्बत के राज्य के प्रतिनिधि भी हैं। देखिए, तिब्बत राष्ट्र और तिब्बत राज्य ये दो अलग अलग बातें हैं। तिब्बत राज्य को भी रिप्रेजेंट दलाई लामा करते हैं और तिब्बत राष्ट्र को भी दलाई लामा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दलाई लामा इसके बारे में बहुत स्पष्ट कह चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं
कि भारत और तिब्बत की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। रादर दलाई लामा ने तो इससे आगे जाकर भी कहा कि जिन दिनों चीन तिब्बत में नहीं आया था, तो भारत और तिब्बत की सीमा की सुरक्षा के लिए, और बड़ी लंबी सीमा है भारत और तिब्बत की सीमा, जो आप समझिए ये लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठती है हिमालय क्षेत्र में। तो परम पावन दलाई लामा कई बार ये कह चुके हैं कि इतनी लंबी सीमा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए 8-10 पुलिस के सिपाही पर्याप्त होते थे। और आज जब तिब्बत को चीन ने रिप्लेस कर दिया है, तो वहां अरबों करोड़ों रुपया इस सीमा की रक्षा के लिए खर्च होता है। ये मैंने स्थिति इसलिए स्पष्ट की क्योंकि विषय जो है तिब्बत और भारत के संबंधों का है। तो तिब्बत और भारत के संबंध अभी भी, जिसको परम पावन दलाई लामा कई बार इंगित कर चुके हैं, कि इस सीमा को लेकर तिब्बत और भारत का कोई विवाद नहीं है। दूसरा, तिब्बत और भारत की स्थिति आपस में सांस्कृतिक संबंधों की क्या है, इसके बारे में भी परम पावन दलाई लामा एक बहुत स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि भारत गुरु है और तिब्बत उसका चेला है, तिब्बत उसका शिष्य है। सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बत जो है वो भारत का शिष्य कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ये सांस्कृतिक क्षेत्र में अभी भी सुदृढ़ बनी हुई है। क्योंकि तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद जो तिब्बत की मेन मोनेस्ट्रीज थी, जो विश्व विख्यात मोनेस्ट्रीज थी, लगभग उन मोनेस्ट्रीज को हिंदुस्तान में ट्रांसप्लांट किया गया है, उनको उसी प्रकार से जहां स्थापित किया गया है। और आज भी वो मोनेस्ट्रीज पूरे साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया के जो बुद्धिस्ट हैं, जो भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, जब बुद्ध के वचनों को आधार बनाकर अपनी जीवन रचना करते हैं, अपने जीवन का आचरण भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार करते हैं, वो सभी लोग पूरे सेंट्रल एशिया से इन मोनेस्ट्रीज में, इन विहारों में, महाविहारों में, जिनको हम बड़े विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं जो तिब्बत की निर्वासित सरकार ने हिंदुस्तान में स्थापित की हैं, ये मोनेस्ट्रीज प्रैक्टिकली नालंदा और विक्रमशिला के जो विश्वविद्यालय थे उनकी तर्ज पर ही स्थापित की गई हैं। आज भी दुनिया भर के बुद्ध मत के उपासक वहां आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सांस्कृतिक संबंधों के मामले में तिब्बत और भारत के संबंध बहुत सुदृढ़ हैं। और आज़ादी के बाद या आज़ादी से कुछ अर्सा पहले तिब्बत को लेकर भारत की आधिकारिक स्थिति क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से पहले 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले कुछ महीने पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। नेहरू को लगता था कि हिंदुस्तान से अब अंग्रेज जा ही रहे हैं, तो हम यूरोप की डिक्टेटरशिप से मुक्त हो रहे हैं, तो नई स्थितियों में हमें एशिया के सभी देशों को इकट्ठा करके, क्योंकि एशिया का अपना एक अलग वजूद है, एशिया की अपनी एक अलग संस्कृति है, एशिया के अपने जीवन मूल्य हैं, और आज विश्व भर में मोटे तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि जो एशिया की संस्कृति है वह मानव संस्कृति कही जा सकती है। ये ठीक है कि एशिया की संस्कृति में बाद में कुछ ऐसे तत्वों ने भी प्रवेश किया जो जिसको हम सामी तत्व कह सकते हैं, जिसमें संवाद की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एशिया की संस्कृति का मूल चरित्र संवाद रचना है। तो ऐसे बहुत से तत्वों ने बाद में प्रवेश किया जिसमें संवाद का रस जो है वो धीरे धीरे सूखने लगा, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो एशिया का मूल चरित्र है वो नहीं बदला है। और उस चरित्र के कारण एशिया की जो संस्कृति है, जिसको जम्बू द्वीप की संस्कृति भी हम कह सकते हैं, ये जम्बू द्वीप की जो संस्कृति है इसमें एकता और एक रूपता कहिए, एकता मतलब भावों की एकता, मूल्यों की एकता है, ऊपर से चाहे अलग भी दिखाई देती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में था कि एशिया के सभी देशों को एकत्रित करके उनकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें आगे की, क्योंकि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और हिंदुस्तान एशिया में बहुत बड़ा मुल्क है, जनसंख्या के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी और सांस्कृतिक लिहाज से भी, तो इसलिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर विश्व राजनीति में एशिया की क्या भूमिका हो सकती है इसके बारे में चर्चा की जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें
एशिया के लगभग सभी देशों को निमंत्रण दिया था। उसमें तिब्बत को भी निमंत्रण दिया था और चीन को भी निमंत्रण दिया था। इसका अर्थ हुआ कि हम तिब्बत को अलग देश मानते थे और चीन को अलग देश मानते थे। ये भारत और तिब्बत के संबंधों की मैं समझता हूं, क्योंकि विषय है कि स्वतंत्रता के उपरांत या स्वतंत्रता से पूर्व भी कह सकते हैं, कुछ अर्सा पूर्व, तो हिंदुस्तान और तिब्बत के संबंधों की बॉटम लाइन ये थी, या अभी भी है, कि तिब्बत अलग देश है, चीन अलग देश है। तो दोनों देशों के प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में आए और अब थोड़ा चीन ने वहां कहना शुरू किया कि ये तिब्बत के लोग जो बुलाए गए हैं, ये तो चीन के, हम आ गए चीन के प्रतिनिधि, तो तिब्बत भी उसी में आ जाता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को स्वतंत्र रूप से एक देश के रूप में बुलाया था और उन्होंने वहां अपना ध्वज भी लहराया तिब्बत का। चीन का ध्वज अलग था, फहरा रहा था, तिब्बत का ध्वज अलग फहरा रहा था। चीन को इससे बड़ा कष्ट तो हुआ, संकट आया चीन पर। चीन ने तिब्बत के प्रतिनिधियों को ये भी कहा कि आप हमारे देश के प्रतिनिधि हो, तो आपका जो खर्चा है दिल्ली का वो हम उठाएंगे। लेकिन तिब्बत के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट इनकार किया कि हम आपके देश के नहीं हैं, हम अलग देश हैं, हमें जो निमंत्रण मिला है वो अलग देश के तौर पर मिला है। तो ये मैंने एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो पंडित जी ने की थी, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी समझा कि तिब्बत हमारी दृष्टि से एक स्वतंत्र देश था। प्रिय मित्रों, जिस वक्त चीन में जो सिविल वॉर चल ही रहा था, जिन दिनों हिंदुस्तान से अंग्रेज गए और उन दिनों चीन में लगभग सिविल वॉर शुरू हो गया था, चल रहा था। चीन के सिविल वॉर के बारे में मैं थोड़ी स्पष्ट करूंगा। चीन में जो सरकार थी वो चियांग काई शेक की थी और आज हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में उसको कुछ लोग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी कहते हैं, कि वो चीन की राष्ट्रवादी सरकार थी, राष्ट्रीय सरकार थी। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में राष्ट्रीय सरकार भी किया जा सकता है। तो उस सरकार के खिलाफ कम्युनिस्टों ने माओ के नेतृत्व में सिविल वॉर स्टार्ट की हुई थी। एक प्रकार से कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस संवैधानिक सरकार के प्रति गुरिल्ला युद्ध छिड़ा हुआ था। तो चियांग काई शेक की सरकार ने उसका अच्छा मुकाबला किया, लेकिन इस पूरी सिविल वॉर में धीरे धीरे चियांग काई शेक की सरकार की स्थिति कमजोर होने लगी और एक एक प्रांत पर माओ की कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा होने लगा और धीरे धीरे चियांग काई शेक की जो सरकार थी वो केवल एक प्रांत में, जिसको आजकल ताइवान कहा जाता है, उसमें सिमट कर रह गई। वहां माओ की सरकार कब्जा नहीं कर सकी, बाकी माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सारे देश पर कब्जा कर लिया। तो अब ताइवान में जो सरकार थी वो नेशनलिस्ट सरकार, उसको हिस्ट्री वाले उसको नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना कहते हैं और चीन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑफिशियल नाम जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को उस रिपब्लिक ऑफ चाइना से अलग शो करने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए कि अब हमारा अस्तित्व अलग है, उन्होंने जो चीन उसके कब्जे में आ गया था। अब चीन के प्रैक्टिकली दो हिस्से हो गए थे, ताइवान नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के कब्जे में रह गया और बाकी का चीन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में आ गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हिस्से वाले चीन का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। उसका हिंदी में चीनी जन गणतंत्र या चीनी लोक गणतंत्र इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, इसने ये दावा किया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसने केवल दावा ही नहीं किया, उसने तिब्बत को धमकाना भी शुरू किया कि आप या तो स्वयं स्वीकार करो कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, नहीं तो फिर हम आक्रमण करेंगे, हम ताकत के बल से लेंगे। और देखिए, चीन जो इतने लंबे संघर्ष के बाद, सिविल वॉर के बाद, चीन के जिस हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ था, बहुत से लोगों को लगता था कि चीन अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने हिस्से वाले चीन में अपनी पावर को भी कंसोलिडेट करेगी और अपने लोगों के जीवन के सामान्य स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगी। और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी प्रायः दुनिया भर में कहती है कि हम शोषण मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे,
हम जो एक प्रकार से असमानता है, आर्थिक असमानता खास करके, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और अब लगता था कि माओ उस काम में लगेंगे और चीन को समृद्धि के रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन माओ ने आम चीनी को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, इसको शायद प्राइमरी एजेंडा नहीं माना। माओ प्रैक्टिकली उसी पुरानी चीनी मानसिकता से ग्रस्त हो गए। पुरानी चीनी मानसिकता क्या जाने? बहुत से लोग पूछते हैं कि पुरानी चीनी मानसिकता क्या है? देखिए, चीन के बारे में एक दुनिया भर में स्वीकृति है, जाने उस पर कोई विवाद नहीं है, सहमति है कि चीन की खोपड़ी में एक भाव शताब्दियों से समाया हुआ है। वो भाव है मिडिल किंगडम सिंड्रोम का। चीनियों का जब मैं बात करता हूं तो हान लोग हैं, देखिए जो चीनी है उनको अपने देश में हान कहते हैं। जो हान समुदाय के लोग हैं उनको ये वहम है कि हम इस दुनिया के मिडिल में हैं, इसलिए उसको मिडिल किंगडम कहते हैं। जो हान साम्राज्य है वो मिडिल किंगडम है, और पूरी दुनिया पर नियंत्रण करना, पूरी दुनिया को लीड करना, ये हमारा दायित्व है। तो इसलिए सोचा तो ये गया था कि जो माओ कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करते हुए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीन को इन गली सड़ी रूढ़ियों से मुक्त करेंगे, चीन के साम्राज्यवादी करैक्टर को समाप्त करेंगे, चीन के भीतर जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम का साम्राज्यवादी चेतना का कीड़ा है उसको समाप्त करेंगे, और चीन को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। और विकास का रास्ता मतलब ये नहीं मैं कहता विकास का रास्ता की फिजिकल ताकत, विकास का रास्ता मतलब चीनी जो बहुत ही गरीब थे और चीन में बहुत ही भुखमरी और गरीबी की स्थिति थी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माओ ने तो फिर ऐसा लगा कि कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म का तो उन्होंने आवरण ओढ़ा हुआ है, उनके पीछे जो असली माओ छिपा बैठा है वो उसी चीनी साम्राज्यवादी चेतना का प्रतीक है। माओ ने सबसे पहले तिब्बत पर अपना अधिकार है, चीन का अधिकार तिब्बत पर है, इसकी घोषणा की। और उसके लिए एक और इंसिडेंट बीच में मैं कोट करना चाहूंगा। जिस वक्त माओ अपनी सिविल वॉर को लेकर चले हुए थे तो उसको लॉन्ग मार्च भी कहा जाता है कि माओ एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अपने साथियों को लेकर कहीं भिड़ते हुए, कहीं बचते बचाते हुए सरकार से लॉन्ग मार्च पर निकले थे। तो वो लॉन्ग मार्च करते हुए एक चीन के प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाने के लिए बीच में से तिब्बत में से भी गुजरे। तिब्बत के लोगों ने उन जब सैनिकों की जो दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने उनका आभक्त किया, अतिथि सत्कार किया, उनको भोजन दिया, खाने के लिए पानी दिया, और जितना संभव था उसकी सहायता की। तो माओ ने अपने साथियों को कहा कि इस पूरी सिविल वॉर में, इस पूरी लड़ाई में किसी दूसरे देश का एहसान हम पर नहीं है, हम अपने बलबूते पर लड़े हैं, लेकिन एक दूसरे देश का एहसान हम पर चढ़ गया है, तिब्बत का। तिब्बत के लोगों ने संकट काल में हमारी सहायता की, जब हम भागे हुए फिर रहे थे तो तिब्बत के लोगों ने हमें भोजन दिया, हमारे रक्षा की, और हमें आगे का रास्ता बताया, और पानी दिया, भोजन दिया, हॉस्पिटलिटी की हमारी। तो उन्होंने कहा ये जो तिब्बत का एहसान है ये मेरे मन में बस गया है, आई विल रीपेट, मैं कभी न कभी इसको उतारूंगा। तो भाई जैसे ही माओ कामयाब हुए, उनका सिविल वॉर कामयाब हुआ, तो उन्होंने तिब्बत का ये एहसान कैसे रीपे किया। जैसे मैंने कहा ना कि वो कम्युनिज्म तो मुखौटा था और उनके पीछे तो वही साम्राज्यवादी माओ बैठे थे। तो उन्होंने ये घोषणा की कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। और आदर उन्होंने एक और बात कही कि तिब्बत पर भी साम्राज्यवादियों का कब्जा है, और तिब्बती जो लोग हैं वो मातृभूमि से मिलने के लिए छटता रहे हैं। और ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं या जो मजहबी ताकतें हैं, ये उस के बीच में दीवार बनकर खड़ी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तिब्बत के लोग अब विद्रोह करेंगे और इन साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। तो तब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई कम से कम तिब्बत में किसी साम्राज्यवादी देश का अधिकार तो कभी नहीं रहा। यदि बीच में बात हिस्ट्री की जाए तो ये ठीक है, कभी चीन तिब्बत पर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता था, कभी तिब्बत चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता था, दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। कभी
चीन ऊपर है, तिब्बत नीचे है, कभी तिब्बत ऊपर है, चीन नीचे है, तो वो दोनों का बराबर ही होता था। रादर शायद तिब्बत वाले ज्यादा ऊपर आते थे, इसलिए उन्हीं से डरकर चीन ने अपनी सीमा पर दीवार खड़ी कर ली थी, जिसको आजकल चीन की दीवार कहा जाता है। ये चीन की दीवार जो चीनी राजाओं ने बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि ये जो तिब्बत वाले लोग हैं, ये मंचू जो हैं मंचूरिया के, ये मंगोलिया के मंगोल हैं, ये तुर्कस्तान के उइगर हैं, ये कम वक्त आकर चीन पर हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लोगों को ले जाते हैं, कत्ल करते हैं और चीनियों को डराते हैं। तो इसलिए इनसे कैसे रक्षा की जाए, तो एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए, बस वो दीवार रक्षा करेगी। लेकिन भाई दीवार तो बना ली, पर चीन की साम्राज्यवादी चेतना तो समाप्त नहीं हुई, और उसका माओ ने दिग्दर्शन किया जब 1949-50 में उन्होंने घोषणा की कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। अब देखिए, उस संकट काल में तिब्बत ने भारत की ओर देखा, क्योंकि जैसा परम पावन दलाई लामा अभी भी कहते हैं कि भारत गुरु है, तिब्बत में जो सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है और जो भारत में सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक रूपता है। भारत में भी भगवान बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार है, भारत भी तथागत भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए जैसा उन्होंने कहा है उसके अनुसार जीवन यापन करने का भारतीय प्रयास करते हैं, और बहुत हद तक उसमें सफल हुए हैं। तिब्बत के लोग भी वैसे ही करते हैं, तिब्बत के लोग भी भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानकर उनका जीवन, उनके आचरण को ध्यान में रखकर अपना जीवन यापन वैसा करते हैं। और जिन देवी देवताओं की पूजा हिंदुस्तान में होती है, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा तिब्बत में होती है। जहां दुर्गा की पूजा होती है तो वहां भी तारा की पूजा होती है, दुर्गा के अनेक रूपों में से एक तारा का रूप भी है। तो वहां जहां शिव की पूजा होती है वहां भी वांगचुक की पूजा होती है, नाम का अंतर है। तो लगभग मोटे तौर पर दोनों देशों में एक ही सांस्कृतिक रासधारा अनुप्राणित हो रही है, और तिब्बत में तो बौद्ध विहारों के जो गार्जियन डिटी हैं, जो बौद्ध विहारों की रक्षा करते हैं, वो वहां के लोकल डिटी हैं, तारा है, वांगचुक है, इस प्रकार के। उनको गुरु रिम्पोछे पद्म संभव ने अपनी बड़ी साधना से ये जो लोकल डिटी हैं, ये भगवान बुद्ध के विहारों की रक्षा करेंगे। तो ऐसा असिमिलेशन तो दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। इसलिए भारत और तिब्बत के संबंधों की जहां तक बात है, वो संबंध प्रैक्टिकली कहना चाहिए कि एक शरीर और एक आत्मा दो शरीर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बहुत बार तिब्बत और हिंदुस्तान का लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा उसी प्रकार जैसे दो भाइयों में आपस में होता है। जैसे लद्दाख है, अनेक बार लद्दाख के लोग तिब्बत पर आक्रमण करते थे, तिब्बत के लोग लद्दाख पर आक्रमण करते थे, कई बार तिब्बत के लोग अंदर घुस जाते थे, कई बार लद्दाख के लोग अंदर घुस जाते थे। ऐसी झड़प ये हिस्ट्री में सब जगह मिलेगा, पुराने इतिहास में सब जगह आसपास इस प्रकार की छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी। लेकिन प्रिय मित्रों, तिब्बत और हिंदुस्तान के जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, वो इतने घनिष्ठ और इतने पुराने हैं कि जब चीन का, एक प्रकार से कहना चाहिए दैत्य चीन का आया, तो तिब्बत के लोगों ने हिंदुस्तान की ओर देखा। और एक देखने का और कारण भी है, जो इंडियन हिस्ट्री में नागों का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास है। जैसे एक प्रकार से कहना चाहिए राजपूतों का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, और अनेक समुदायों का इस प्रकार का गौरवशाली इतिहास है। इसी प्रकार नागवंश के राजाओं का इतिहास भी बड़ा गौरवशाली है। उन नागवंश के जो राजा थे, उनमें से एक जो सर्वश्रेष्ठ नागवंश के महापुरुष थे शेषनाग, और शेषनाग का तो निवास ही तिब्बत में है। तो इसलिए उन दिनों इस प्रकार की, जो कहना चाहिए, इस प्रकार की सीमाएं शायद नहीं थी। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि पूरा एशिया जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप एक ही संस्कृति से अनुप्राणित था, लोगों का आपस में आना जाना था। तो इसलिए शेषनाग जो नागों में सबसे बड़े महापुरुष हुए, जो सबसे बड़े योद्धा हुए, नागों के जो महापुरुष हैं उनमें से कुछ नाम तो बहुत ही विश्वविख्यात हैं। बासुकी नाग थे, तक्षक नाग थे, और इसी तरह शेषनाग थे।
तो शेषनाग का जो निवास स्थान है वो तिब्बत है। और भाई, नाग जिसके गले में शोभा पाते हैं, शिव के और नागों के संबंध बड़े मधुर थे, तो शिव का निवास स्थान भी तिब्बत है। तो इसलिए तिब्बत और भारत का जो कहना चाहिए कि दो शरीर और एक आत्मा थे, इसलिए तिब्बत ने संकट काल में भारत की ओर देखा। और भारत ने, देखिए, भारत तो खुद पिछले 1000 सालों की गुलामी से मुक्त हुआ था, क्योंकि भारत में यवनों के आक्रमणों के बाद, सिकंदर के आक्रमणों के बाद, कुषाणों के आक्रमणों के बाद, जो यही, क्योंकि पूरे ये सब लोग जम्बू द्वीप के रहने वाले थे, असिमिलेट हो गए एक दूसरे से। लेकिन जब से एशिया के एक हिस्से में सामी मतों का उद्भव हुआ, जिसमें संवाद रचना नहीं होती थी, और सामी मतों के जो अनुयायी बने, उन्होंने अपने मत को डंडे के जोर से फैलाना शुरू किया। तो वो जो सामी इस प्रकार के मत थे, उनका प्रभाव बढ़ा। तो आप ये मानिए कि तिब्बत तो उससे बच गया, लेकिन बाकी बहुत से हिस्से उससे ग्रस्त हो गए। तो तिब्बत का हिंदुस्तान के साथ इस प्रकार का संबंध, और अब तिब्बत पर चीन का संकट, और तिब्बतियों का भारतीयों के प्रति विश्वास कितना था, उनको लगता था ये हमारी मदद करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान तो खुद 1000 साल, जैसे मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान तो 1000 साल की गुलामी से मुक्त हुआ है। गुलाम का दंश क्या होता है, गुलामी का दंश क्या होता है, पूरी संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, भाषा खतरे में पड़ जाती है, अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, पहचान खतरे में पड़ जाती है, और राष्ट्र की मृत्यु हो जाती है। और भारत 1000 साल तक इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, और ऐसे आक्रमणकारी जो संवाद का रास्ता छोड़कर अब तलवार का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ भारत की टक्कर हुई। और ये संवाद का रास्ता छोड़कर तलवार का रास्ता पकड़ने वाले सेंट्रल एशिया के बहुत से लोग तो वो थे जो इस रास्ते पर जाने से पहले भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहे थे, जो इस रास्ते पर जाने से पहले बुद्धम शरणम गच्छामि की बात कर रहे थे, संघम शरणम गच्छामि की बात कर रहे थे, धम्मम शरणम गच्छामि की बात करते थे। धर्म के रास्ते पर चलना है, संघ के रास्ते पर चलना है, बुद्ध के रास्ते पर चलना है। बुद्ध का रास्ता जाने क्या? बुद्ध का रास्ता की संवाद रचना से रास्ता निकालना है, भय से, तलवार से, ताकत से, खास करके पशु बल से। जब मैं ताकत की बात करता हूं, ज्ञान बल भी तो एक प्रकार की ताकत है, लेकिन वो ज्ञान का रास्ता है, संवाद का रास्ता है। पशु बल जो है वो संवाद का रास्ता नहीं है। तो सेंट्रल एशिया के बहुत से लोग जो पहले बुद्ध के रास्ते पर चल रहे थे, वे इस नई आंधी से त्रस्त होकर बुद्ध का रास्ते पर चलना उनके लिए संभव ही नहीं रहा। वो नई आंधी से त्रस्त होकर इस रास्ते पर चल पड़े जो तलवार का रास्ता था, और उस रास्ते पर आकर उन्होंने लगभग 1000 साल तक हिंदुस्तान को त्रस्त किया। प्रिय मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान लड़ा और अपनी संस्कृति की रक्षा की। अब तिब्बत को लगता था कि ऐसा हिंदुस्तान जो गुलामी के दंश को सह भी चुका है और उस दंश के प्रभाव से भी बचा है, तो ऐसा हिंदुस्तान हमारी मदद करेगा। इतनी गहरी आस्था तिब्बत के लोगों की हिंदुस्तान में थी कि एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि आपने कहा भारत तिब्बत के संबंध कैसे थे। ये मनों के संबंध थे, ये भीतर के संबंध थे। बाहर के संबंधों की मैं बात नहीं करता, भीतर के संबंध थे। और कितने ताकतवर सशक्त थे, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये दावा नोरबू थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अब तो उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है, रेड स्टार ओवर तिब्बत। तो दावा नोरबू लिखते हैं कि जिन दिनों चीन की सेना तिब्बत में आई, तो लोग डरे हुए थे कि कैसे लोग होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो दावा नोरबू लिखते हैं कि मैं उन दिनों 5वीं 6वीं में छोटी क्लास में पढ़ता था, तो मोनेस्ट्री में पढ़ते होंगे जो तिब्बत की उस वक्त की व्यवस्था थी। तो कहते मैं छुट्टियों में या समय जो मिला होगा, अपने किसी रिश्तेदार के घर गया,
गांव में, रिमोट एरिया में, तिब्बत वैसे भी रिमोट ही है, तो उस वक्त जबकि दावा नोरबू बात कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही रिमोट ही होगा। तो कहते मैं अपने गांव में गया और के रिश्तेदार के पास किसी गांव में गया, तो गांव में घूमते हुए एक दुकान पर कहते मैंने एक कैलेंडर देखा, तो उस पर एक बड़ा चित्र छपा हुआ था। तो कहते मैंने दुकानदार से पूछा जिज्ञासावश, जैसे बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है कि ये किसका फोटो है। दुकानदार ने क्या कहा, उसको नाम नहीं पता था किसका फोटो है। तो तिब्बत के बहुत से लोग इधर से अपने सिक्किम से होते हुए दार्जिलिंग तक जाते हैं व्यापार करने के लिए। तिब्बती बेसिकली फॉरेन ट्रेडर्स हैं, तिब्बतियों के बारे में कहा जाता है दे आर फॉरेन ट्रेडर्स, व्यापार ज़्यादा करते हैं। वो दार्जिलिंग से सामान लाकर फिर अपने गांव में बेचते हैं, इधर का सामान उधर लेकर जाते हैं। तो कोई व्यापारी गया होगा और दार्जिलिंग से सामान लाने, तो वहाँ कैलेंडर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो प्रधानमंत्री थे, वो कैलेंडर भी साथ ले आया, उसने अपनी दुकान पर लगा दिया। अब उसको इतना लंबा नाम तो नहीं याद था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये पता था कि हिंदुस्तान का राजा है। उसने बच्चे को क्या कहा था, बनोरबू को, उसने कहा मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ये हिंदुस्तान का राजा है। जब चीन हमें मारेगा तो ये हिंदुस्तान का राजा हमारी रक्षा करेगा। अब भाई आप देखिए, एक रिमोट गांव में अनपढ़ दुकानदार, ना उसको विश्व राजनीति का पता है, ना उसको यूएनओ का पता है, ना किसी और का पता है, वो केवल दो देशों के नाम जानते हैं, एक चीन एक हिंदुस्तान। इस और चीन, इस और हिंदुस्तान। और ये भी उसको पता है कि चीन हमें तंग करेगा। ये तिब्बत का मनोविज्ञान है, तिब्बत के मनोविज्ञान में घुसा हुआ है कि चीन तंग करेगा, चीन राक्षस है। तिब्बत के साहित्य में, जब आम बोलचाल में जब तिब्बत के लोग भारत का नाम लेते, केवल भारत नहीं कहते, आर्य भारत, सफेद भारत, अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, एडजेक्टिव साथ जरूर लगाते बोलचाल में। और चीन का जब नाम लेते हैं तब भी एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव, काला भारत, काला चीन, दुष्ट चीन। तो ये तिब्बती, आम तिब्बती के मन की स्थिति है। वो दुकानदार कह रहा कि जब संकट आएगा तो हिंदुस्तान का राजा हमारी मदद करेगा। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप लोगों ने ये कहा ना कि भारत और तिब्बत के संबंध कैसे थे, ऐसे संबंध थे। और प्रिय मित्रों, जब चीन ने सचमुच तिब्बत को तंग किया, तिब्बत पर हमला किया और उसको मारा, तो तिब्बत के लोग भागकर हिंदुस्तान के राजा के पास आए और भारत के राजा ने तिब्बत का साथ नहीं दिया। ये भारत तिब्बत संबंधों का दूसरा सिरा है। पहला सिरा भारतीयों और तिब्बतियों के भीतरी संबंधों का है, दूसरा सिरा तिब्बत सरकार और भारत सरकार का उस वक्त के संबंधों का सिरा है। लेकिन जब मैं तिब्बत सरकार की बात करता हूं, तो तिब्बत सरकार जो थी वो तिब्बती लोगों की मानसिकता को ही प्रकट कर रही थी, क्योंकि जितना तिब्बत के लोगों को विश्वास था कि भारत का राजा हमारी मदद करेगा, उतना ही तिब्बत की सरकार को विश्वास था कि संकट आएगा तो भारत का राजा हमारी मदद करेगा। प्रिय मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने तो तिब्बत की मदद की। हिंदुस्तान के लोग इस पूरी लड़ाई में तिब्बतियों के साथ थे, लेकिन उस वक्त की हिंदुस्तान की सरकार, तिब्बत का जब राजा, तिब्बत की जब सरकार उनके पास आई, तो हिंदुस्तान के राजा ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने चेतावनी दी, उसने उस वक्त भी चेतावनी दी। उसने कहा ये प्रश्न तिब्बत का नहीं है, ये प्रश्न हिंदुस्तान के अस्तित्व का, हिंदुस्तान की सुरक्षा का, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का, प्रभुसत्ता का है। ये केवल तिब्बत का प्रश्न नहीं है। वो सरदार पटेल थे। पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, उनका मुझे लगता है चीन तिब्बत पर गड़बड़ कर रहा है और भविष्य में हमला भी कर देगा और चीन तिब्बत को हड़प लेगा। लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा चीन हमारी सीमा पर आ जाएगा और चीन की जो तिब्बत और भारत की सीमा है, तिब्बत दुनिया की छत कहलाता है, चीन छत पर आकर बैठ जाएगा, हम नीचे होंगे, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। केवल सीमा की सुरक्षा नहीं, पटेल तो उससे भी आगे गए। उन्होंने कहा जो हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उनकी शक्ल थोड़ी बहुत
मैदानी इलाकों से कम मिलती है। चीन उसका लाभ उठाकर पूरे क्षेत्र पर दावा ठोक देगा। और नेहरू को उन्होंने सावधान किया कि अभी से इस पर विचार करो और इसका प्रतिकार कैसे करना है, उसके रास्ते निकाले जाएं। और प्रिय मित्रों, नेहरू ने जो रास्ता निकाला आपके सामने ही है। जितने जोर से पटेल ने कहा था कि अभी से चौकन्ने हो जाओ और चीन का प्रतिकार करने का रास्ता निकालो, नेहरू जी चौकन्ने हो गए। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापना शुरू कर दिया। चीन की मानसिकता को पटेल समझ गए थे, चीन की मानसिकता को ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी, चीन की मानसिकता को मंचूरियन समझ गए थे, चीन की मानसिकता को सेंट्रल एशिया के लोग समझ गए थे, वियतनाम के लोग समझ गए थे, कंबोडिया के लोग समझ गए थे, आसपास के म्यांमार के लोग समझ गए थे। सब लोग चीन की मानसिकता को जानते थे, लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह चीन की मानसिकता को जानकर भी शायद अनजान बन रहा था। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन की मानसिकता तो समझते ना होंगे। जिस व्यक्ति ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतनी किताबें लिखी हों और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना गहराई से हिस्ट्री का अध्ययन किया हो, वो चीन की साम्राज्यवादी चेतना को नहीं पकड़ पाया, ऐसा कौन मान सकता है? जिस चेतना को पटेल पकड़ लिए और जिस चेतना को लद्दाख के कुशोक बकुला रिम्पोछे ने पकड़ लिया भाई, जिसको आधुनिक लद्दाख का निर्माता कहा जाता है, कुशोक बकुला रिम्पोछे, वो तिब्बत में गए थे पढ़ने के लिए भी, और इधर किन्नौर से और लद्दाख से बहुत से लोग ल्हासा की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जाते थे। और उन्होंने आकर गवर्नमेंट को कहा कि चीन के इरादे ठीक नहीं लगते, ये तिब्बत को गड़बड़ कर देंगे और हमें अभी से सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम सावधान नहीं रहे। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ये भारत और तिब्बत के संबंधों की भयानक त्रासदी थी। लोग, भारत और तिब्बत के लोग आपस में जुड़े हुए थे, भारत के लोग तिब्बत के साथ थे, लेकिन भारत की सरकार तिब्बत के साथ नहीं थी। रादर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जब ये 1954 में या 56 में, सन मुझे अभी ध्यान में नहीं है, शायद इसकी 54-5 और 56 के, जब 54 ही होगा, उसमें भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था। इनको बुलाया था, अपने भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती मनाई थी, तो देश भर में बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई थी। तो उसमें दलाई लामा को भी इनवाइट किया। दलाई लामा की उम्र तो उस वक्त छोटी थी और चीन ने कब्जा कर लिया था तिब्बत पर लगभग, तो दलाई लामा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनवाइट किया। अब चीन, क्योंकि हिंदी चीनी नारा, भाई भाई का नारा थोड़ा जरूर से ज़्यादा ही लग रहा था, तो चीन इनकार तो नहीं कर सकता था। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि दलाई लामा ना जा सकें, पर दलाई लामा इन्विटेशन स्वीकार कर चुके थे, वो आए, तो पंडित जी भी मिले दलाई लामा को। दलाई लामा ने इसका जिक्र भी अपनी किताब में कहीं किया हुआ है, माई लैंड माई पीपल, उनकी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिक्र भी किया हुआ है। तो दलाई लामा जी ने भी पंडित जी को वही बात कही जो पटेल कहते थे, जो कुशोक बकुला रिम्पोछे कहते थे। दलाई लामा ने कहा, चीन हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, भारत भी खतरे में पड़ जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे शरण दें ताकि तिब्बत चीन का मुकाबला कर सके। लेकिन पंडित जी ने दलाई लामा को क्या कहा? नाउ यू शुड लर्न टू लिव विद चाइनीज। तो भाई, चाइनीज के साथ तो तिब्बत रह ही रहा हजारों सालों से, क्योंकि तिब्बत की और चीन की सीमा लगती है। अमदो और खम्ब, तिब्बत के 3 प्रांत हैं, एक अमदो है, एक खम्ब है, खम्ब जिसको रहने वाले लोगों को खम्पा कहा जाता है, एक उत्सांग है। उत्सांग का एरिया इंडिया के साथ लगता है, और अमदो और खम्ब का एरिया चीन के साथ लगता है। बहुत बड़ा तिब्बत है, बहुत विशाल क्षेत्र है। पूरे पश्चिमी यूरोप का जितना क्षेत्रफल उतना तिब्बत का क्षेत्रफल है। एक सिरा चीन के साथ, दूसरा सिरा हिंदुस्तान के साथ। तो परम पावन दलाई लामा ने कहा कि हम तो जानते हैं हाउ टू लिव विद चाइनीज, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही, नाउ यू शुड लर्न टू नो हाउ टू लिव विद चाइनीज। अब आपको सीखना होगा चीन के साथ क्या रहना है। अभी तक तो हम तिब्बत के साथ रहते आए थे, जिसके बारे में कहा था कि पूरे 4000 किलोमीटर की सीमा है, 4 सिपाही रक्षा कर लेते हैं, कोई आपस में विवाद नहीं है। तिब्बत के लोग भारत में आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, कई तो आकर बस ही जाते हैं, और हिंदुस्तान के लोग
मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से लोग जाते थे पैदल। क्या सिख, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या हिंदू, सब मतों मतांतरों को मानने वाले, क्योंकि वहां सभी गुरु नानक देव वहां गए ऐसा कहा जाता है। गुरु नानक देव जी मानसरोवर में वहां जाकर जो योगी थे उनके साथ लंबा संवाद उनका हुआ। तो ये हमारा तो आना जाना बहुत अरसे से लगा हुआ था। तिब्बत के साथ हमें पता था किस प्रकार रहना है। चीन थोड़ा दूर था, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं था। भगवान बुद्ध के वचन गए, उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने उसको अपने आचरण में ढालने का प्रयास भी किया, लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों का और हान लोगों की जो भीतरी चेतना, मिडिल किंगडम सिंड्रोम का, उसका निरंतर आपस में टक्कर होती रहती थी। और जब संकट काल आया तो मिडिल किंगडम सिंड्रोम जीत गया। चीन ने सब पर कब्जा किया, मंचूरिया को दबा दिया। मंचूरिया के लोगों ने लगभग 300 साल राज किया चीन पर, लेकिन चीन इतना बड़ा दैत्य खा गया बाद में मंचूरिया को। ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, पहले रशिया उसका दोहन करता रहा, लेकिन क्योंकि जब चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई तो रूस ने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान चीन के हवाले कर दिया कि भाई अब हमने जितना इसको चूसना था चूस लिया, क्योंकि रूस ने सेंट्रल एशिया के बहुत से देश अपने कब्जे में किए हुए थे, अब आप चूसो। अब चीन अभी तक उसका दोहन कर रहा है। मंगोलिया, कभी मंगोलों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन चीन का मिडिल किंगडम सिंड्रोम ऑक्टोपस की तरह है, धीरे धीरे चूसता है। उसने मंगोलिया का आधा हिस्सा चूस लिया और तिब्बत बचा था, तिब्बत को चूस रहा है। तो तिब्बत रक्षा के लिए भारत, जैसे मैंने कहा, भारत के पास आया, लेकिन भारत सरकार ने तिब्बत की सहायता नहीं की। रादर तिब्बत के लोग इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन तक में गए। उनसे उन्होंने कहा कि भाई आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी सीमा तो हिंदुस्तान के साथ लगती है, थोड़ा हिंदुस्तान आगे आए तो हम भी मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि हिंदुस्तानी हथियार डाल देगा तो हमारी मदद का क्या अर्थ है। वो फिर वापस आए दिल्ली में, उन्होंने कहा साहब कुछ तो करिए, नहीं माना। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई का पुण्य प्रताप लिए बैठे थे। तो चीन ने तिब्बत को कहा फिर आप घूम लिए भाई सब जगह, ब्रिटेन भी हुआ है, अमेरिका भी हुआ है, और दिल्ली में तो आते जाते ही रहते हो। पंडित जी को भी सब समझाया, और पंडित जी ने पटेल की चिट्ठी भी पढ़ ली, अशोक बकला रिम्पोछे को भी उनका भी पढ़ लिया। अब आपने भी सब समझा दिया, समझ गए। अब ऐसा करो, बातचीत करनी है तो पीकिंग पहुंचो, बीजिंग, और जहां हमसे आकर बातचीत करो। वो फिर तिब्बत का प्रतिनिधि मंडल आया, क्योंकि बाया कलकत्ता ही जाना था बीजिंग, तो वो फिर आया। उन्होंने फिर पंडित जी से दरखास्त की कि वो हमें बुला रहे हैं, अब हमारे पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, हमारी मदद करिए। और पंडित जी का तर्क बड़ा जबरदस्त था। उनका जाओ, लेकिन हस्ताक्षर मत करना किसी चीज पर। चीन दबाकर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करना, उसका डटकर मुकाबला करो। और तुम मुकाबला नहीं कर रहे, तुम चीन की सहायता कर रहे हो, इनडायरेक्टली चीन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और तुम मान रहे हो कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तुमने स्वीकार कर लिया है। और रादर जो इंडिया का तिब्बत के भीतर कॉमन जो चीजें थी, इंडिया का कॉन्सुलेट था, उसका नाम चाहे ट्रेड मार्ट था, लेकिन वो जस्ट लाइक कॉन्सुलेट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन लहासा। और टेलीग्राफ इंडिया का और तिब्बत का एक ही था, इंडिया का ही था प्रैक्टिकली। करेंसी एक ही थी, इंडिया की करेंसी चलती थी। तो पंडित जी ने सब कॉन्सुलेट भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये जो कॉन्सुलेट है, ये जो टेलीग्राफ है, ये तो हम आपको चीन को देते हैं फ्री, हमारी ओर से जो उपहार है। और कॉन्सुलेट, उन्होंने कहा ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की निशानी है, और बोथ ऑफ अस आर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, तो हम इस निशानी को खत्म कर रहे हैं। तो भारत ने ट्रेडमार्क भी खत्म कर दिया। ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए भारत के कुछ सैनिक भी वहां रहते थे, उनको वापस बुला लिया। जाने जो हमारा, हमें संकट काल में तिब्बत के मामले में दखलंदाजी करने की ताकत देता था, और उस वक्त चीन वाले बड़ी प्रशंसा कर रहे थे पंडित जी की, ये आदमी है, ये शख्स है जो इंपीरियलिज्म लड़ रहा है। लेकिन जब ये सब खत्म हो गया तो चीन ने क्या लिखा, कि नेहरू के बारे में क्या लिखा चीन की अखबार ने, ही इज रनिंग डॉग ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तब चौकन्ना हो जाना चाहिए था, तब भी चौकन्ना नहीं हुआ। हाँ, तिब्बत को जरूर चौकन्ना कर रहे थे, भाई आप वहां जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना, साइन मत करना। तो प्रतिनिधिमंडल गया बीजिंग में,
और वहाँ चीन के लोग भी बैठे थे, तो आपस में लंबी बातचीत होती रही। वो चीन की गवर्नमेंट, माओ की गवर्नमेंट लेकर ही लाई हुई थी पूरे पॉइंट कि इस पर साइन करो, और दलाई लामा तिब्बत में भारत की सीमा के नजदीक आ गए थे कि यदि समझौता को ऐसी वैसी गड़बड़ हो गई तो भारत में आ जाएंगे और भारत सरकार उनको शरण देगी ताकि तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई जो है वो बरकरार रखी जा सके। तो चीन ने कहा कि उस प्रतिनिधिमंडल से कि भाई इस पर साइन करो। अब उसमें एक क्या था कि तिब्बत चीन की जो, चाइना इज मदरलैंड और तिब्बत उस मदरलैंड का हिस्सा है, और ये तिब्बत छटपटा रहा है चीन के साथ मिलने के लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, साम्राज्यवादी ताकतें उसमें अवरोध खड़ा कर रही हैं, तो उसमें था कि हम तिब्बत के लोग, बी ऑन बिहाफ ऑफ द तिब्बतन पीपल, हम चीन सरकार से प्रार्थना करते हैं कि अपनी सेना भेजे और हमें इंपीरियलिज्म से मुक्त करवाए। और तिब्बत, चीन की सरकार क्या है, तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल थे कि इस पर साइन करो। अब वो बाद में जो उसमें लोग गए थे उनमें से किसी ने लिखा भी कि वो तो गन पॉइंट पर बात कर रहे थे, वो केवल सुनाते थे, सुनते नहीं थे, लिख कर लाते थे, पढ़ देते थे और कहते थे आप इस पर साइन करो। तो तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा साहब हम तो दलाई लामा की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, आप जो कहते हैं हम जाकर उनको बता देंगे, तो वो विचार करेंगे, फिर जैसा वो कहेंगे वो आप जानो और चीन जाने और तिब्बत की सरकार जाने, हम तो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे। उनका वो सब ड्रामा खत्म हो गया। चीन ने कहा अब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप साइन करो। अब वो समझ गया कि इसका मतलब जाने नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा साहब हमें प्रतिनिधि मंडल के तौर पर भेजा था, जो सरकार की स्टैंप है तो वो तो वहाँ सरकार के पास ही है, हमारे पास तो नहीं है, तो हम साइन करेंगे तो उस पर स्टैंप नहीं लगेगी। उनको उसकी चिंता मत करो। चीन गवर्नमेंट ने सब स्टैंपें खुद ही बनवा ली, साइन करवाए, और उस पर 17 जो वो 17 सूत्रीय समझौता था, उसका एक सूत्र मैंने आपको बताया, बाकी भी इसी प्रकार के थे कि हम इनवाइट कर रहे हैं और वी आर सो हैप्पी कि अब चीन ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, जो मुक्तिदाता है, तो उस पर साइन करवाए। और बाद में दलाई लामा ने लिखा कि मैंने इस समझौते के बारे में आकाशवाणी से खबरें सुनी। तो दलाई लामा ने प्रयास किया कि अब भारत अब भी शरण दे ताकि लेकिन इंडिया रिफ्यूज, तो उनको फिर लहासा जाना पड़ा। प्रिय मित्रों, मैं ये सारी जो कथा है इसलिए सुना रहा हूँ कि तिब्बत और भारत के जो हार्दिक संबंध थे, भावात्मक संबंध थे, और उस वक्त की सरकार ने उस भावना का सम्मान न करते हुए जो रास्ता चला, तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया, आज उसके दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। यदि उस वक्त हम तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते, उस वक्त हम तिब्बत को बचाने की कोशिश करते, उस वक्त हम सरदार पटेल की चेतावनी को सुन लेते, तो शायद आज जो स्थितियां हो रही हैं, आज जो गलवान घाटी में हो रहा है, आज जो सब जगह अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है और कई जगह हो रहा है, वो ना हो तो उसकी नौबत ही ना आती। उस वक्त विश्व हमारे साथ था। उस वक्त देखिए, जो अभी एक प्रकार से कोल्ड वॉर चल रही थी ऐसा कहा जा सकता है, जब उसकी अभी शुरुआत थी, उस वक्त विश्व के अग्रणी देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उस सहायता को स्वीकार नहीं किया। हम आकाश में जीते रहे, हमारी जमीन पर हमारे पैर नहीं लगे। मैं ऐसा नहीं कहता, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू रक्षा करना चाहते थे, भारतीय सीमा की रक्षा भी करना चाहते थे, और वो तो तिब्बत के प्रतिनिधि मंडल को भी कह रहे थे अड़े रहना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और तिब्बत के बारे में भी उन्होंने जो स्वीकार किया वो ये किया कि ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना, कि ये तिब्बत जो है ये चीन का स्वायत्त प्रदेश है। स्वायत्त प्रदेश जाने नॉमिनली चीन का हिस्सा रहेगा, लेकिन इस पर सरकार तिब्बतियों की रहेगी, उसमें चीन का कुछ लेना देना नहीं होगा। और जो 54 में समझौता हुआ, जिसको आजकल पंचशील का समझौता कहा जाता है, उसमें भी यही लिखा कि जो ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना जो तिब्बत है, उसके साथ हमारा समझौता हो रहा है। लेकिन ये ऑटोनॉमस तिब्बत की फिर रक्षा कौन करेगा, गारंटी कौन लेगा?
कि भाई चीन इसको ऑटोनॉमस बनाए रखे, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या भारत इसकी गारंटी लेता था? जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब हांगकांग छोड़ दिया इस गारंटी पर कि चीन एक मतलब देश और दो सिद्धांत, या एक देश दो प्रशासन, इस पर चलेंगे। लेकिन अब चीन उसको बदल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, चीन की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके बारे में क्रेडिबिलिटी शून्य है। एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, ऊपर से क्रेडिबिलिटी शून्य है। तो तिब्बत के बारे में जब भारत ने कहा तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं था, और चीन इस बात को समझता था उस वक्त। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और प्रिय मित्रों, जब तिब्बत पर ये अपने चीन का कब्जा हुआ, जे ना फिर उसने ऑटोनॉमस को माना 59 में, तो उसने फिर अपनी सेना ही भेज दी, और दे वर गोइंग टू अरेस्ट दलाई लामा। दलाई लामा को वो अरेस्ट करने जा रहे थे। तो फिर तिब्बत के लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर तो दलाई लामा की रक्षा के लिए, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, एज फार एज तिब्बतन्स आर कंसर्न्ड, फॉर देम तिब्बतन नेशनलिटी मीन सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन ऑफ दलाई लामा। तिब्बतियों को लगता है कि जब तक दलाई लामा सुरक्षित हैं तब तक तिब्बत नेशनलिटी सुरक्षित है। ये यूनिक फिनोमेना है। इसलिए जब भी तिब्बत पर कोई संकट आता था तो तिब्बत के लोग सबसे पहले दलाई लामा की सुरक्षा करते थे। जब यंग हस्बैंड ने ल्हासा पर आक्रमण कर दिया था तो तिब्बत के लोगों ने मुकाबला तो यंग हस्बैंड की सेना का नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत 13वें दलाई लामा को मंगोलिया भेज दिया था कि चलिए भाई, अब आप ल्हासा पहुंच जाओ, कर लो क्या करना है, करवा लो जो संधियां करवानी है, करवा लो जो साइन करवाने हैं। जब तक दलाई लामा सुरक्षित है तब तक तिब्बत नेशन सुरक्षित है। तो इसलिए जब ये 14वें दलाई लामा, उसके बाद 13वें दलाई लामा के बाद 14वें दलाई लामा आए, और जब ये चीन का 59 में चीन ने दलाई लामा को अरेस्ट करने की कोशिश की, तो तिब्बत के लोगों ने तब विद्रोह कर दिया कि यदि दलाई लामा अरेस्ट हो गए तो फिर तो तिब्बत नेशनलिटी खतरे में पड़ गई, तिब्बत नेशन ही खतरे में पड़ गया। इसलिए सबसे पहला क्या कोशिश करनी चाहिए कि किसी ढंग से दलाई लामा को सिक्योर किया जाए। ये मित्रों, उस वक्त तिब्बत के ये जो अमदोर खम क्षेत्र के लोग थे, ये अमदोर खम क्षेत्र के तिब्बती थोड़े लड़ने भिड़ने वाले माने जाते हैं और दबंग किस्म के लोग हैं। इन्होंने दलाई लामा जी को कहा कि आप चलिए, हम रास्ते पर आपकी रक्षा करेंगे। तो खम और अमदो योद्धा साथ साथ चले, और परम पावन दलाई लामा वहां से ल्हासा से चलकर और हिंदुस्तान में पहुंचे। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर पंडित जी ने फिर शरण दी दलाई लामा को। देखिए, यदि पंडित जी उस वक्त भी दलाई लामा को शरण ना देते तो भारत की पूरी संस्कृति के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 1000 साल की गुलामी के बाद आजाद भारत में भारत की सांस्कृतिक चेतना और भारत की अपनी मूल पहचान बची है या नहीं बची, इसका पहला टेस्ट तभी आया जब दलाई लामा भारत की सीमा पर पहुंच गए। प्रिय मित्रों, उस वक्त यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकार करते तो हिस्ट्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इमेज है वो पूरा भारतीयता के अगेंस्ट आदमी का इमेज बनता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को शरण दी और वो हिंदुस्तान में आए, और जब दलाई लामा सुरक्षित पहुंच गए, कहीं रिकॉर्ड में आता है कि माओ ने अपने सेना वालों से पूछा कि साहब, आपने वो सब 10,000 तिब्बती मारे गए थे उस विद्रोह में, तो जो सेना के लोग होंगे जो इस सारे कैंपेन को चला रहे होंगे, वो गए माओ के पास, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल दबा दिया है उनको, 10,000 तिब्बती मारे गए हैं, अब कोई चू नहीं कर सकता। उसने कहा, जैसा आप बातें छोड़ो, दलाई लामा कहाँ है? कहते वो तो इंडिया चले गए। उसने कहा, तुमने क्या किया? यदि दलाई लामा बच गए तो तिब्बत बच गया, यदि दलाई लामा सुरक्षित है तो तिब्बत सुरक्षित है। प्रिय मित्रों, संकट की घड़ी में भारत के लोगों ने, भारत की सरकार, मैं समझता हूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 50 से लेकर 59 तक तिब्बत का जो कहना चाहिए, चीन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके लिए एग्जैक्ट शब्द मैं क्या प्रयोग करूँ, मैं इसको इस ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नेहरू तिब्बत की रक्षा भी शायद चाहते थे, भारतीय सीमा की रक्षा भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए वो बल पर डिपेंड ना करके चीन के गुडविल पर डिपेंड कर रहे थे। उनको लगता था चीन की जो गुडविल है, जो चीन के साथ मेरे संबंध हैं,
उसके कारण तिब्बत भी बचेगा और उसके कारण ये जो भारत की सीमा की सुरक्षा भी होगी। ही वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड कि भारत की सीमा की सुरक्षा। उन्होंने तो पार्लियामेंट में जोर से कहा था कि कोई माने ना माने, मैकमोहन लाइन जो है हम उसको भारत की सीमा मानते हैं। लेकिन भाई तुम भारत की सीमा, तिब्बत के बारे में उन्होंने तिब्बत के बारे में भी गाहे बगाए, उन्होंने कई बार बाद में कहा कि ये हमसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। भाई आप तिब्बत की रक्षा के बारे में, भारतीय सीमा की रक्षा के बारे में आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप उसका मैकेनिज्म क्या निकाल रहे हो? कोई भी सामान्य आदमी तो मैकेनिज्म नहीं निकालेगा कि भाई सेना को अलर्ट रखो। तो हमारे प्रधानमंत्री सेना पर विश्वास न करके चीन की गुडविल पर विश्वास कर रहे थे। और प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति चीन की गुडविल पर विश्वास करता है उसने चीन की इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, उसने चीन की मानसिकता को समझा नहीं है। तो मैं समझता हूं जब दलाई लामा को शरण दी गई तो भारत और तिब्बत के संबंधों में वही जो प्राचीन हमारे संबंध थे वो एक बार फिर, ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा पुनर्जीवित हुए, लोगों के स्तर पर तो वो जीवित ही थे। एज फार एज इंडियंस एंड तिब्बतन्स वर कंसर्न्ड वो संबंध जीवित थे, लेकिन उसको फिर रिकॉग्नाइजेशन मिली। और ये रिकॉग्नाइजेशन जनता के आत्मबल के कारण मिली, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाहता था संकट की इस घड़ी में तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी जाए। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं इतने लंबे जो संघर्ष चला तिब्बत का और चीन का, अभी भी चल रहा है, ये दलाई लामा को जहां शरण मिली इसलिए तिब्बत में स्वतंत्रता के संघर्ष को चीन की सरकार समाप्त नहीं कर सकी। चीन की सरकार ने मंचूरिया में संघर्ष समाप्त कर दिया। आपने कभी अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि मंचू जो हैं, जिन मंचुओं ने चीन को नाकों चने चबा दिए थे, जिन मंचुओं को गालियों से, चीन का आधा इतिहास मंचुओं को गालियां देने से भरा हुआ है। और जब मंचुओं का 1902 के आसपास शासन समाप्त हुआ तो चीन के लोगों ने जश्न मनाए और किताबें लिखी कि मंचुओं की गुलामी से हम मुक्त हो गए हैं। वो मंचू अब हान लोगों ने खा लिए और वहां एक मंचू और 9 हान चीनी बसा दिए। मंचूरिया में मंचू अल्पमत में है, चीनी बहुमत में है, और मंगोलिया में भी यही स्थिति है। लेकिन तिब्बत को चीन अभी तक पचा नहीं पाया। तिब्बत अभी गले की फांस बनकर बैठा है। उसका कारण है कि तिब्बत के दलाई लामा सुरक्षित हैं। और बहुत से, देखिए इस उदाहरण से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते थे यदि हम दलाई लामा को शरण ना देते। हमने जो उनकी सरकार जहां बनाई हुई, जो चीन सारा पंगा डालता है, झगड़ता है, केवल इसी कारण झगड़ता है। भारत सरकार को निकालना चाहिए कि तिब्बत वाले लोग जाएं, भाई हम आपके पचड़े में क्यों पड़े। जिन लोगों को ये वहम है, और दिल्ली में बहुत से जो चीन के नीति विशेषज्ञ है ना, जो चीन के बारे में दावा करते हैं कि हम तो चीन की नस नस को पहचानते हैं, और वो नस नस को नहीं पहचानते, वो चीन को पहचानते ही नहीं। वो कहते नस नस को जो पहचानते हैं वो कहते भाई इन तिब्बत वालों को निकालो, परम पावन दलाई लामा को निकालो, चीन शांत हो जाएगा, हमारे संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। देखिए एक उदाहरण आता है कि एक दैत्य रोज बलि मांगता था। गांव के लोगों ने सोचा आज बलि दे देंगे, जो शांत हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन बलि लेने के बाद वो शांत नहीं हुआ। चीन के साथ हमारे जो संबंध बिगड़ते बनते रहे वो तो 50 से ही शुरू हो गए थे। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए द्रविड़ प्राणायाम कर रहे थे, और उस वक्त चीन वाले क्या लिख रहे थे, रनिंग डॉग ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जिस वक्त चीन और भारत के संबंधों को लेकर हमारी सरकार बहुत ही उत्साह में थी, उस वक्त चीन के लोग क्या कर रहे थे कि तेलंगाना में सशस्त्र संघर्ष वो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी इंडिया की। किस लिए? कि तेलंगाना पर कब्जा हो जाएगा, एक जहां सरकार बनेगी उधर से चीन मदद करेगा, उधर से रूस मदद करेगा, हम हिंदुस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे कि जहां भी चीन की तरह साम्यवादी क्रांति हो जाएगी। तो चीन उनकी मदद कर रहा था। चीन शुरू से ही भारत के अगेंस्ट रहा है। चीन शुरू से ही भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, खास करके हिमालयन बेल्ट में।
तो इसलिए आप तिब्बत के साथ हैं या तिब्बत के खिलाफ हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलेशन विद चाइना। चीन के संबंधों का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। आप तिब्बत का साथ छोड़ भी देंगे तब भी चीन हिमालय की छत से नहीं हटने वाला। और मैं समझता हूं जो परम पावन दलाई लामा जी ने रास्ता सुझाया वो हिंदुस्तान के लिए ज्यादा लाभदायक है। उन्होंने जो मिडिल पाथ की बात की है स्ट्रासबर्ग में जाकर, उन्होंने कहा ठीक है भाई, यदि चीन को ये लगता है कि हम तिब्बत का चीन का हिस्सा है तो ठीक है, चीन अपने नक्शे में तिब्बत को दिखाता रहे अपना हिस्सा, लेकिन ऑटोनोमस पार्ट होना चाहिए, हमें वहां सरकार बनाने की अनुमति दे, उसमें दखलंदाजी ना करे। और साथ उन्होंने एक और भी कहा, इसको शांति क्षेत्र घोषित किया जाए, चीन अपनी सेना वहां से निकाल ले। तो ये यदि चीन वहां से सेना अपनी निकाल ले तो हिंदुस्तान की टेंशन खत्म हो गई। यानी हिंदुस्तान से खतरा तो तब टलेगा यदि चीन अपनी सेना निकाल ले। और दलाई लामा यही कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई ये मिडिल पाथ जो है, इसकी सफलता का सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है कि चीन अपनी सेना वहां से निकाले, तो ये हमारे हित में है। तो इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत जो है वो तो हमारे हित की बात कर रही है। और यदि हम तिब्बत का साथ छोड़ भी देंगे, मान लीजिए हम तिब्बतियों को निकाल भी देते हैं, परम पावन दलाई लामा जी को कह देते हैं कि आप जाइए, तो क्या चीन अपनी सेना वहां से हटा लेगा? इस बात में भाई अभी भी चीन जो कर रहा है, चीन ये बातचीत करके कि हम सेना वापस हटा रहे हैं और 20 घंटे जब 24 घंटे नहीं बीतते और चीन पूरी तैयारी के साथ, जो भारतीय सैनिक वहां जी केवल देखने के लिए गए थे कि भाई साहब सेना हटाई या नहीं हटाई, उन पर आक्रमण करता है। और आक्रमण के लिए जिस प्रकार की तैयारी की हुई है, बांस के डंडों में कीलें गाड़ी हुई हैं, कंटीली तार लगाई हुई है, 50 प्रकार की चीजें की हुई हैं, उनसे आक्रमण करता है। तो इसका मतलब उसकी तैयारी थी। जो एक दिन बात करके दूसरे दिन धोखा देता है, तो तिब्बत का हम साथ छोड़ देंगे तो चीन पर विश्वास किया जा सकता क्या? नेहरू इसी विश्वास के कारण तो धोखा खा गए। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रथम संघ चालक थे उन्होंने कही थी। जब चीन ने 62 में आक्रमण कर दिया था तो बहुत अखबारों में हल्ला पड़ना शुरू हुआ कि चीन ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे और चीन ने जे पीठ में छुरा घोंप दिया है, चीन धोखेबाज है, ऐसा 50 प्रकार के आर्टिकल आते थे। तब गुरुजी ने एक बात कही थी, उनका पूरा आर्टिकल छपा था। उन्होंने कहा देखिए, जो लोग कहते हैं कि चीन ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया वो गलत कहते हैं। उनका चीन ने कोई विश्वासघात नहीं किया। विश्वासघात तो तब होता भाई यदि मुझे आप पर विश्वास हो। यदि मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप उसको तोड़ते हो, फिर तो मैं कहूंगा विश्वासघात हुआ। गुरुजी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को तो चीन पर विश्वास था ही नहीं, तो इसलिए विश्वासघात किस चीज का? भाई हिंदुस्तान के लोग तो चीन पर विश्वास नहीं करते थे। हम ये तो यदि मैक्सिमम कहना हो तो हम ये तो कह सकते हैं कि चीन ने नेहरू के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि नेहरू जी को विश्वास था उनका। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को चीन पर कभी विश्वास नहीं था, क्योंकि चीन ने तो 50-55 के आसपास ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे साधुओं को पकड़ना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान के लोगों को कभी चीन पर विश्वास नहीं था। इसलिए गुरुजी ने कहा कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया 62 में। उन्होंने आगे कहा विश्वासघात तो भारत की सरकार ने तिब्बत के साथ किया है, क्योंकि तिब्बत के लोगों को पूरा विश्वास था कि हिंदुस्तान हमारी रक्षा करेगा, लेकिन संकट काल में हम उसकी रक्षा, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सके, हम उसकी रक्षा के लिए आए नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने तिब्बत के साथ विश्वासघात किया है। तो और साथ उन्होंने आगे और भी कहा कि इसका प्रायश्चित केवल एक ही है कि तिब्बत को स्वतंत्र करवाना भी भारत का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। प्रिय मित्रों, एक बात और ध्यान में रखिए, यदि हम तिब्बत का साथ छोड़ते हैं, सदियों हजारों सालों से जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनकी अवहेलना करते हुए तिब्बत का साथ छोड़ते हैं, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से भारत पर विश्वास उठ जाएगा। आप यकीन मानिए, जब अंग्रेज जहां से गए थे, चीन के साथ जितने चीन के पड़ोसी देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया में और आसपास जितने पड़ोसी देश हैं, वो सब चीन से डरे हुए हैं, वो सब चीन से त्रस्त रहते हैं।
चीन वहां घुसपैठ करता रहता है, धक्का मुक्की करता रहता है, डराता रहता है। लेकिन जब अंग्रेज जहां से गए तो इन सब देशों में एक नई चेतना आ गई। उनका अब भारत आजाद हो गया है, अब चीन से डरने की जरूरत नहीं है, अब भारत हमारे साथ खड़ा होगा। और उनका क्लेम भी था भाई कि खड़े होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये पूरा एशिया जम्बू द्वीप कहलाता है, तो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर तो और भारत का कल्चर एक ही बात है। तो उन्होंने कहा जियोग्राफिकली वी आर डिफरेंट कंट्रीज बट एज फार एज कल्चर इज कंसर्न वी आर वन यूनिट, और इस कल्चर का कहीं ना कहीं स्रोत हिंदुस्तान है। तो अब हम पर संकट आएगा तो नेचुरली हिंदुस्तान हमारी रक्षा करेगा। लेकिन भाई जब सेंट्रल एशिया के एक देश पर, तिब्बत पर संकट आया, जिसके साथ हमारे इतने गहरे कल्चरल संबंध थे कि हम भाई भाई हैं, तो इंडिया ने तिब्बत का साथ नहीं दिया। उससे दक्षिण पूर्व एशिया में ये विश्वास बैठ गया जब कि हिंदुस्तान किसी का साथ नहीं दे सकता। हिंदुस्तान इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि हम कल्चर की दृष्टि से एक इकाई है। तो वो डर के मारे कुछ तो चीन के आगे घुटने टेक गए और कुछ अमेरिका की शरण में चले गए। अब जब स्थितियां बदली हैं, अब पिछले कुछ सालों से चीन के प्रति भारत की नीति बदली है। अब चीन के, देखिए चीन के असली स्वभाव को भारत के लोग तो पहले से जानते थे। ये जो विदेश मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनमें से भी शायद कुछ जान गए हैं। अदरवाइज तो भाई जहां पनिक्कर जैसे लोग थे जो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि थे चीन में, राजदूत थे, जिसके बारे में पटेल ने कहा था मुझे समझ नहीं आता ये पनिक्कर हिंदुस्तान का राजदूत है या चीन का हिंदुस्तान में राजदूत है। ही वॉज ऑलवेज एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, और जब उसने चाइना की सभी डिमांड्स लगभग भारत सरकार से पूरी करवा दी तो उसने क्या लिखा कि अब मेरा मन शांत है, मैंने सब कन्फ्लिक्ट सुलझा दिए हैं। कन्फ्लिक्ट सुलझाने का उसका तरीका वही था कि जो चीन मांगे उसको दे दो और उसको शांत करो। तो उनका अब सब, मैंने उसका सब कुछ शांत कर दिया है। उसका पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बुरा, भारत का इमेज बहुत डैमेज हुआ। अब स्थिति बदली है, अब फिर एक प्रकार से पूरा दक्षिण पूर्व एशिया तो क्या, दूर के जो देश भी हैं उनको लगता है कि चीनी दैत्य जो फिर इंपीरियलिज्म के कारण आगे बढ़ रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। जी भाई, विस्तारवाद का क्या अर्थ है? वही चाइना का मिडिल किंगडम सिंड्रोम। ये इनडायरेक्टली चीन को मारने गया कि साहब ये मानसिकता निकाल दीजिए, मिडिल किंगडम सिंड्रोम की मानसिकता से मुक्त हो जाइए, अपने देश के विकास की कुछ बात करो। विकास का मतलब केवल यही नहीं कि चंद लोग वहां इंडस्ट्री लगा दो और चंद लोग पैसा इकट्ठा कर लें। जो विशाल चीनी प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उसमें गांवों में इधर उधर जो इतनी गरीबी है उसको दूर करने की कोशिश करो और विस्तारवाद को छोड़िए। अब भाई यदि हिंदुस्तान इस मौके पर तिब्बत का साथ नहीं देता तो फिर दक्षिण पूर्व एशिया में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन खुशी की बात है कि भारत ने, नए भारत ने, मैं नया भारत इसलिए कहता हूं कि मौलिक प्रश्नों को लेकर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि ये पहली बार है कि इंडिया ने अपनी संस्कृति को आधार बनाकर अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है और अपनी पहचान को छुपाने की बजाय अपनी पहचान को अनाउंस करना शुरू किया है। उन संस्कृति के आधार पर हम अपने पुराने संबंधों को सब देशों से बढ़ाना चाहते हैं, इवन सेंट्रल एशिया से भी। सेंट्रल एशिया के लोगों, मैंने पिछले दिनों कहा था कि सेंट्रल एशिया के लोगों के जीन्स में भगवान बुद्ध के उपदेश चले गए हैं, इसीलिए पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया को अप्रिशिएट करता है। और अफगानिस्तान जहां इतना विवाद है, अफगानिस्तानी एज इंडिविजुअल दे अप्रिशिएट इंडिया, वो हिंदुस्तान के प्रशंसक हैं, हिंदुस्तानियों के प्रशंसक हैं। तो ये हमारा कल्चर आधार है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकारों ने आज तक इस कल्चर आधार को कभी द्विपक्षीय संबंधों की आधार भूमि बनाने का प्रयास नहीं किया, रादर इसको रिजेक्ट किया। किसी विद्वान ने कभी कहा था कि इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिजेक्टेड हर कल्चर ऑफिशियली। अब वो जो पाथ था उसको भारत ने छोड़ दिया है। अब भारत संस्कृति के आधार पर आसपास के सभी पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधार रहा है।
और चीन जो सभी पड़ोसी देशों के लिए एक हौवा बना हुआ है, दैत्य के रूप में बना हुआ है, उसको भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। प्रिय मित्रों, यदि विस्तारवाद का युग समाप्त हुआ है तो समझ लीजिए तिब्बत के उदय का युग भी शुरू हो गया है। चीन के विस्तारवाद को अंकुश लगाने का निर्णय जब भारत ने कर लिया है और भारत के साथ विश्व की अनेक शक्तियां खड़ी हो गई हैं, तो आप समझिए तिब्बत की मुक्ति का अभियान भी शुरू हो गया है। ये अभियान, यहां तक की लंबी यात्रा इसीलिए सफलतापूर्वक हो सकी है कि भारत और तिब्बत के लोग हृदय से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं और इस कालखंड में जो कुछ विपरीत कारण भी हुए उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। जिस प्रकार वही स्थिति है जैसी नेपाल की इस वक्त है कि नेपाल में कुछ वहां की जो सरकार है उसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल के लोगों में और भारत के लोगों में कटुता नहीं फैली, जबकि नेपाल में जो शासन में कुछ चंद लोग आ गए हैं वो बड़ी कुटिलता से चीन की रणनीति का पालन करते हुए भारतीयों में और नेपालियों में कटुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट, नेपाली जो हैं वो भारत के साथ अपने वही रोटी बेटी का जो रिश्ता है, जिस प्रकार का तिब्बत के साथ हमारा रिश्ता है उसी प्रकार का नेपाल के साथ हमारा रिश्ता है। तो जो स्थिति नेपाल की है वही स्थिति तिब्बत की है। मैं स्थिति राजनीतिक स्थिति की बात नहीं कर रहा, मैन टू मैन। तो जैसे भारतीय और नेपाली भाई भाई हैं उसी प्रकार भारतीय और तिब्बती भाई भाई हैं। ये हमारे संबंधों की बॉटम लाइन है। और मैं समझता हूँ प्रिय मित्रों, जो देश में स्थितियां बदली हैं और हिंदुस्तान ने पहली बार अपने आत्मबल को जागृत करते हुए, अपनी पहचान को ना छुपाते हुए, उस पर गौरव करते हुए विश्व की राजनीति में, विश्व की संस्कृति में अपना स्थान बढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें हमें सफलता मिलेगी और तिब्बत की मुक्ति का रास्ता भी इसी में से निकलेगा। आपने एक बहुत अच्छे विषय पर जो संवाद रखा, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। जय भारत। भाई कुछ प्रश्न इस पर आ रहे हैं, तो वैसे तो अब कितने आए होंगे मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इसमें कुछ टाइप होकर प्रश्न आ रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरी पकड़ में आया है, किसी मित्र ने पूछा है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए विश्व स्तर पर कुछ प्रयास हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयास तो हो ही रहे हैं, तिब्बत के भीतर भी हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं। और तिब्बत की आज़ादी के बारे में जब हम सब लोग चर्चा करते हैं, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो तिब्बत वालों को भी ध्यान में रखनी चाहिए, बाकियों को भी। अभी ये लगभग 50 में तिब्बत पर चीन का गलबा हुआ है, कब्जा हुआ है। अब 2020 है तो लगभग 70 साल हो गए हैं। तो कई बार हमें लगता है कि 70 साल बहुत, इतना साल हो गया, चीन इतना ताकतवर है और तिब्बत तो अब छूटेगा नहीं, गिद्ध के शिकंजे में फंस गया है और ऐसा। हम जब संघर्ष की बात करते हैं तो शायद आदमी अपनी एज को आधार बनाकर बात करता है। आदमी की मैक्सिमम एज 80-90 साल हो सकती है। तो यदि मान लीजिए कोई 15-20 साल से संघर्ष करना शुरू करता है, मैं तिब्बती की बात करूंगा, अपने देश की आज़ादी के लिए, अब मान लीजिए वो उसकी उम्र 70 साल हो गई है, 75 साल हो गई है, तो फिर अब उसको भी लगता है अब बचे हुए भी 5-7-10 साल ही हैं, उसका इतना लंबा संघर्ष किया, कुछ लगता नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, आदमी की उम्र 80 साल होती है, राष्ट्रों या देशों की उम्र हजारों साल होती है। तो इसलिए हजारों साल की उम्र में 70-80 साल क्या अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तान तो 1000 साल तक गुलाम रहा भाई। पहले सल्तनत पीरियड था, उसके बाद मुगल पीरियड आया, उसके बाद अंग्रेज पीरियड आया, 200 के लगभग साल अंग्रेजों के और 600-700-800 साल तुर्कों के, अरबों के, अफगानों के, ये जो सब थे, मंगोलों के, मुगलों के, सब ये मिलाकर। तो 1000 साल के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष तो चले हुए अभी 70 साल बड़ी मुश्किल से हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा लंबा समय लगेगा, आशा करनी चाहिए जल्दी हो जाए, क्योंकि विश्व राजनीति में स्थितियां कब पलटा खाती हैं, कैसे खाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ
तो अनेक देश ही नए बन गए, पुराने देश गायब हो गए और अभी भी बन बिगड़ रहे हैं। तो इसलिए विश्व राजनीति में क्या घटनाक्रम होता है, जे रूस टूट गया भाई, रूस टूट गया तो 5, 7, 8 देश आज़ाद हो गए अपने आप ही। अब चीन में भी स्थितियां कुछ बताते हैं कि गड़बड़ी हो रही है। एक गड़बड़ तो बहुत ही स्पष्ट है, चीन ने जो पॉलिटिकल सिस्टम वो कम्युनिज्म रखा हुआ है और जो इकोनॉमिक सिस्टम वो पूंजीवाद कर दिया है। अब लोगों के पास पैसा आएगा, वहाँ भी धन्ना सेठ खड़े हो जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना, जब किसी के पास पैसा आता है तो जब थोड़ा ज़्यादा आता है फिर प्रश्न पैदा होता है आप पैसे का क्या करें, तो फिर पैसे वाला सत्ता में हिस्सा मांगता है। चीन में सत्ता में हिस्सा मांगने वाले बहुत लोग पैदा हो गए हैं या हो जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में हिस्सा नहीं देना चाहती, वो कहती पैसा कमाओ, उसमें हम नहीं रोकते, कमाओ जितना कमा सकते हो, लेकिन सत्ता में हिस्सा इसकी ओर बात मत करना। तो फिर चीन के भीतर संघर्ष हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी, जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है, वो खतरे में पड़ सकती है। देखिए, किसी देश की कोई भी सरकार जब तक उसकी लेजिटिमेसी ना हो, लेजिटिमेसी मतलब वहां की पब्लिक उसको मन से मान्यता ना दे, तब तक वो सरकार की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। शुरू में जब चांग काई शेक की गवर्नमेंट बढ़ाई गई थी, तब तक चीन के लोगों ने इस गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उसको शायद लेजिटिमेसी दी थी। लेकिन अब जब से वहाँ स्थितियाँ बदली हैं और पूरा सिस्टम बदला है, अब कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट के आगे लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। चीन के भीतर भी विद्रोह की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। चीन के हजारों लाखों स्टूडेंट यूरोप में पढ़कर आते हैं, वहाँ का वातावरण अलग है, वो जब अपने देश में आते हैं तो उसकी तुलना करते हैं। चीन में कब क्या हो जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और भारत की जो स्थिति है, भारत धीरे धीरे बल, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, जिस दिन भारत का बल बढ़ेगा तो भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करेगा, जोर से करेगा, और जिस दिन भारत ताकतवर हो गया उस दिन तिब्बत की आज़ादी का रास्ता भी निकलने लगेगा। तो प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई जो है, ये तो हो सकता है कभी मंद है कभी तेज है, लेकिन यकीन मानिए जब तक दलाई लामा सुरक्षित हैं, जब तक तिब्बतियों के भीतर तिब्बती नेशन जिंदा है, जैसे इजरायलियों के भीतर, यहूदियों के भीतर भाई कितने हजारों साल तक यहूदी राष्ट्र जिंदा रहा। जमीन पर तो गायब हो गया था स्टेट, लेकिन भीतर राष्ट्र जिंदा रहा। तिब्बत की सबसे बड़ी खूबी यही है, तिब्बतियों के भीतर तिब्बती राष्ट्र जिंदा है। जब तक वो जिंदा है तब तक तिब्बत आज़ाद है। फिजिकली उसके अंडर हो सकता है, मन से आज़ाद है। तो जब तक मन में आज़ाद है तो कभी न कभी वो धरती पर आएगा ही। अभी निराकार है तो स्थितियां बदलेंगी, साकार होकर धरती पर प्रकट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है, कम से कम मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि तिब्बत इस लड़ाई में निश्चय ही जीतेगा। और अब परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ अनुकूल भी हो रही हैं, हो सकता है जल्दी भी जीत जाए। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न भी अब भाई खत्म हुआ। ये सारी जो हमारा संवाद है इसको यहीं समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं जहाँ से छुट्टी लेता हूँ।